So today we are going to focus on one new topic, and that is very related to your life, right? Uh, what do you have to do to open or close a door? क्या करना पड़ता है आपको जब किसी डोर को खोलना हो या बंद करना हो? फोर्स लगानी पड़ती है और वो डोर ओपन या क्लोज हो जाता है, राइट? उस डोर की एक साइड फिक्स होती है विद द हिंजेस, राइट? और दूसरी तरफ से आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको ओपन या क्लोज करते हो, राइट? इफ यू कनेक्ट समथिंग एट द एज ऑफ द डोर और उसको आप ओपन या क्लोज करो तो नीचे अगर एक सरफेस रखी उसके ऊपर एक आर्क बन जाती है. इफ यू हैव अलाउड द डोर टू ओपन एंड क्लोज वेरी मच, यू विल सी कि एक सर्कल सा फॉर्म होता है. इसका मतलब ये है कि जो आप डोर पे फोर्स लगा रहे हो वो एक तरह का टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही है. Am I right? डोर के अंदर क्या पैदा हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है. किसकी वजह से? आपके फोर्स लगाने की वजह से. अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. पहली बात, ज्यादा जोर से खोलोगे या बंद करोगे तो तेजी से डोर घूमेगा, राइट? दूसरा, अगर आप हिंज के बहुत नियर फोर्स लगाओगे तो सेम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसको ज्यादा पुश या पुल करना पड़ेगा. अगर उस हिंज से थोड़ा दूर जाके फोर्स लगाओगे तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर बहुत दूर चले जाओगे तो सेम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी. हैव यू एवर वंडर्ड कि जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो लंबे वाले क्यों बनाए जाते हैं, या फिर एक प्लम्बर जो है उसके पास टैप्स को ओपन करने के लिए जो रेंच होता है रेड से कलर का, उसकी जो आर्म होती है वो इतनी लॉन्ग क्यों होती है, या फिर टायर्स ऑफ ट्रक एंड हैवी व्हीकल्स, उनके बोल्ट्स को ओपन करने के लिए जो की यूज करते हैं, एल की बोलते हैं बेसिकली उसे, एल की, तो उसके अंदर वो जो आर्म होती है वो इतनी लंबी क्यों होती है? दिस हैज गॉट अ रीजन व्हाई द हिंजेस टू द डोर आर ऑलवेज ऑन दैट साइड. क्या होगा अगर इस हैंडल को मैं यहाँ की बजाय यहाँ लगा दूं, या यहाँ लगा दूं, या फिर यहाँ लगा दूं? What will happen? Have you ever wondered about this? या it is out of fashion कि उसी तरफ लगाना है इसको? Try sometimes किसी डोर को खोलने या बंद करने की कोशिश करो. एक बार यहाँ फोर्स लगा के, एक बार यहाँ फोर्स लगा के, फिर उसके बाद यहाँ फोर्स लगा के, एंड लेट मी नो कि आपको कब ज्यादा एफर्ट करने पड़े. कैन यू? जब आप हिंज के बहुत नियर फोर्स लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी. जितना आप हिंज से दूर जाके फोर्स लगाओगे उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा क्यों है? इसको ओपन या क्लोज होने के लिए उतनी ही अमाउंट का टर्निंग इफेक्ट चाहिए. दिस इज ट्रू. पर टर्निंग इफेक्ट पैदा कौन कर रहा है? आपकी फोर्स. टू प्रोड्यूस द सेम टर्निंग इफेक्ट, जितना आप उस हिंज से दूर जाते हो उतनी कम फोर्स लगानी पड़ती है, जितना नजदीक रहते हो उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क. जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, तो आप बोल सकते हो कि आपके द्वारा लगाई गई फोर्स से क्या पैदा हुआ? टॉर्क पैदा हुआ. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्क. और फिजिक्स में टॉर्क को हम एक सिंबल के साथ डिनोट करते हैं जो कि देखने में तो टी जैसा लगता है, बट इट इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स. ये अपने पास ग्रीक अल्फाबेट है. द प्रोनाउंसिएशन इज टॉ. टॉ, ताऊ नहीं पढ़ना इसे, टॉ, ठीक है, टॉ. आगे जाके और भी कुछ क्वांटिटीज की आएगी प्रोनाउंसिएशन सेम या सेम सिंबल, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में होगी. फिलहाल टॉ का मतलब +1 में यहाँ पे टॉर्क से, राइट? हाउ डू वी डिफाइन टॉर्क? स्टार्ट राइटिंग. क्या होता है टॉर्क? इट इज द turning effect of force. It is the turning effect of the force. Torque is also known as moment of फोर्स. मोमेंट वर्ड का मतलब यहां पे वो टाइम मोमेंट से नहीं है, पल बोलते हो आप जिसे. यहां पे मोमेंट का मतलब रोटेशन से है. बी केयरफुल. इस
यूनिट के अंदर मोमेंट वर्ड बहुत बार आएगा और यहाँ पे मोमेंट का मतलब रोटेशन से होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। सो द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कई किताबों में आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इसको मेजर करें कैसे करते हैं, अगली लाइन में लिखेंगे। दिस इज स्पेशल। एग्जाम में जब भी टॉर्क की डेफिनेशन पूछी जाए तो या तो ये दोनों लिखो या नीचे वाली तो लिखनी है जो अभी लिखा। मैं फर्क बताता हूँ। The torque is measured by the cross product of radius vector and force vector. So you can say, if I have a rod जिसका ये वाला फिक्स पॉइंट है and I am applying force on this part, and that's the radius, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा वो रेडियस वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर होगा, राइट। अगर आपको इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है दैट इज गोइंग टू बी आर एफ साइन ऑफ थीटा, दैट्स द स्केलर फॉर्म and this is the vector form. Okay. कुछ और इंफॉर्मेशन हो जाए इसके बारे में। सबसे पहली बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे देंगे? देखो डायरेक्शन कैसे देंगे वो तो यहीं से पता चल रहा है। टॉर्क कैसे देते हैं? आर वेक्टर और एफ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आप करते थे कि आपके पास ए और बी वेक्टर है, इनको क्रॉस करके कोई आपके पास एक नया वेक्टर आ गया सी वेक्टर, तो आप सी वेक्टर की डायरेक्शन वहां पे कैसे देते थे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल कि ए वेक्टर के ऊपर अपना हाथ रख के बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करो तो जिधर को आपका थंब जाएगा उस तरफ। अब लाइक हियर दिस इज रेडियस वेक्टर, इस पे मैंने अपना हाथ रखा और एफ वेक्टर की तरफ घुमाया तो मेरा थंब किधर को है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड व्हिच इज कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर एंड आउटवर्ड्स। और अगर उल्टा हो तो अंदर को हो जाएगा, राइट। एग्जांपल के तौर पे जब भी आपको कोई स्क्रू टाइट करना होता है तो आप जो स्क्रू ड्राइवर है उसको इस तरह से घुमाते हैं, राइट। तो टॉर्क किधर को लगता है? एंड द स्क्रू गोज इन, ठीक है। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी देते हैं इसकी डायरेक्शन। और जब आपको स्क्रू बाहर निकालना होता है तो आप उस स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो किधर को आता है स्क्रू? बाहर को। दिस वे इट इज हेल्पफुल। तो आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क is given by right hand rule और मैक्सवेल कॉर्क कॉर्क मत लिखो, मैक्सवेल स्क्रू रूल लिख लो, और मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो राइट हैंड रूल या फिर मैक्सवेल स्क्रू रूल। अच्छा ऐसा यूनिट बता दो इसकी। रेडियस, फोर्स, so the SI unit is Newton meter, right? CGS unit is going to be dyne सेंटीमीटर। C छोटा होना चाहिए, बी केयरफुल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा?
यू कैन ट्राई मेकिंग। डिस्टेंस है तो L, फोर्स है तो ML_T-2, कंबाइन करके क्या बन गया ML2T-2, राइट। ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये देख लेंगे टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब लग सकता है, और उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा व्हिच आई नीड टू टेल यू। स्पेशल केसेस में अगर ये थीटा एंगल 0 हो जाए या 90 हो जाए, कोई देखने से ये मत सोचना कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैंने यहाँ पे थीटा एंगल लिया उनके बीच में, एंड व्हाई आई हैवंट चूजन दिस थीटा बट आउटसाइड थीटा, इसका रीजन बताएगा कोई? थीटा एंगल ये वाला क्यों नहीं लिया, दिस वन, ये वाला क्यों नहीं? नहीं तो फिर ये वाला एंगल क्यों, ये वाला क्यों नहीं? माय क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के टेल होने चाहिए। दोनों वेक्टर्स के टेल होने चाहिए। 6th क्लास जब सबसे पहली बार एंगल ड्रॉ करना सीखते हो तो जो एंगल बनता है वो दो रेज, बेसिकली 6th क्लास में जब सिखाया जाता था कि एंगल कैसे बनाते हैं, एक रे बनाओ, उसके पॉइंट से एंगल मेजर करके फिर वहां से दूसरी रे बनती है, यही सिखाया टीचर ने। तो दो रेज की जहां पे टेल होती है वहां पे एंगल बनना चाहिए। अब अगर मैं टेक्निकली देखूं तो आर वेक्टर तो यहां पे आके खत्म हो रहा है और एफ की टेल शुरू हो रही है, तो ये अंदर वाला एंगल नहीं ले सकता। इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा ऐसे, तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा। बेसिक बात है, यही हमने पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में भी सीखा था। तो पहला केस है जब थीटा की वैल्यू 0, जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क कैलकुलेट करना कितना होगा, RF sin 0 which means minimum torque केस 2। अच्छा यहाँ पे 0 की बजाय अगर 180 होता तो भी यही होना था, बिकॉज sin 0 इज ऑल्सो 0, sin 180 इज ऑल्सो 0। अगर थीटा यहाँ पे 90 हो, then torque is going to be RF sin 90, then it is going to be, this is where you can get maximum torque। और बात भी सिंपल है, कैसे? अगर यहाँ पे कोई रॉड लटक रही है, उसको पकड़ के मैं नीचे खींचता जाऊं, मतलब नीचे खींचने का मतलब है कि नीचे कोई उसका रेडियस वेक्टर है, मैं फोर्स भी नीचे को लगा रहा हूं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तभी 0 बनता है, या मैं उसको ऊपर को पुश करता रहूं रॉड को तो 180 हो जाएगा। तो क्या वो टॉर्क में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? सिंपल सी बात है, ये इसका हैंडल है। अब देखना जरा फोर्स में कैसे लगा रहा हूं, I'm either applying in this direction or that direction। अगर इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचूं, will it open or close? मैं इसको खींच रहा हूं, नहीं हो रहा ना। इससे क्या पता चलता है कि अगर रेडियस वेक्टर, ये जो चौक से ड्रॉ किया हुआ ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर है, ये उधर को है, तो अगर फोर्स भी उधर को लगाऊंगा या इधर को लगाऊंगा तो ये डोर ओपन क्लोज नहीं होगा, ठीक है। कोई रॉड लटक रही है, उसको पकड़ के नीचे ही खींचता रहूंगा वर्टिकली डाउनवर्ड, या ऊपर को पुश करता रहूंगा, तो उसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। टर्निंग इफेक्ट कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा? ये वाला, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पे इस फोर्स वेक्टर को थोड़ा सा और ऑब्लिक दिखा के इसकी मैं वेक्टर रेजोल्यूशन कर दूं, ठीक है, कि एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाए या एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाए, तो जो रेडियल कंपोनेंट होगा विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, वो कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं करता है। ये यूज कहां पे होगा ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो टॉर्क इज नेवर जनरेटेड बाय which component of the force? Radial component of the force। Torque is always generated by tangential component या angular component of the force। वो कौन सा है? जो उसके perpendicular या किसी एंगल पे लगता है। Radial component which is acting along the radial line, वो कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, यहां से यही पता चलता है। और मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होगा? जब आप फोर्स उसके टेंजेंशियल लगा रहे हो, ठीक
ठीक है, 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क तब होगा। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट केस, for same amount of torque F is inversely proportional to R। ये देख रहे हो तुम? F क्या बनना था वैसे? टॉर्क बाय R बनना था। टॉर्क मैं उतना ही प्रोड्यूस करना चाहता हूँ सभी सिचुएशंस में, तो टॉर्क कांस्टेंट है। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है? इसका मतलब रेडियस वेक्टर जितना लंबा होगा फोर्स उतनी कम लगानी पड़ेगी टू प्रोड्यूस द सेम टॉर्क। किसी चीज को सपोज करो ओपन या क्लोज होने के लिए 10 न्यूटन मीटर टॉर्क की जरूरत है। कितने टॉर्क की जरूरत है? इस विंडो को, इस दरवाजे को खुलने या बंद होने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत है? तो ये कैसे बनेगा? आर और एफ की क्रॉस से। आप रेडियस 1 रखो तो टॉर्क तो फोर्स कितनी चाहिए? 10। आप रेडियस 2 कर दो तो फोर्स कितनी चाहिए? अब इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर मैं रेडियस 5 कर दूं तो मुझे 2 न्यूटन लगाने पड़ेंगे। अगर मैं रेडियस 10 कर दूं तो मुझे फोर्स कितनी लगे? as you increase the radius, the effort done by you, force applied by you decreases। तो अब कोई भी कॉमन मैन जिसको दिन भर काम करना है कोई ना कोई, तो रेडियस को ज्यादा रखना चाहेगा या कम रखना चाहेगा? ज्यादा रखना चाहेगा ताकि उसको दिन भर काम करना है तो उसके लिए एनर्जी बचा के रखे, फोर्स कम लगानी पड़े। दैट इज वाई जितने भी ये टूल बनते हैं जहां पे किसी पेज को घुमाने की या खोलने की, मतलब यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ जाता है, वहां पे जितने भी टूल्स बनते हैं उनकी जो आर्म बनेगी वो हमेशा लेंथी बनेगी। आपको हो सकता है कि दरवाजा दिन में कितनी बार खोलना या बंद करना पड़े, तो वो जो हैंडल लगेगा, फिजिक्स इज मेंट टू मेक योर लाइफ इजी, ओनली एंड ओनली दिस रीजन। डिफिकल्ट कभी नहीं हो, लाइफ आसान होगी, सब्जेक्ट चाहे मुश्किल है। मैनिफेस्टेशन इसकी यूटिलाइजेशन हमेशा तुम्हारी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो कितना सिंपल सा फिनोमेना है कि वो एज पे इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको कम से कम इसके ऊपर जोर लगा के, फोर्स लगा के इसको ओपन या क्लोज करना पड़े, ओनली दिस रीजन। ठीक है, तो ये टॉर्क के बारे में बेसिक नॉलेज थी, राइट। अच्छा, फिर एक चीज ये है कि ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी तो साथ में पढ़ रहे थे। यहाँ पे तो मैंने एक सिंगल बॉडी ली, उसके ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला बना के दिखा दिया। अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो तो क्या सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वहां पे? यस, सॉर्ट ऑफ सेम फॉर्मूला। सो यू कैन मेक द हेडिंग टॉर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। Torque for a system of particles. Consider a system of n particles n particles है हमारे पास, वही मासेस उनके m1 m2 m3 m4, ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल्स कितने हैं, क्या है? m1 m2 and so on mn। अच्छा, उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कहां से? वो है r1, ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हिंज जो है किसी भी दरवाजे का हिंज जिसके अबाउट वो ऐसे घूमता है, तो ये जो यहाँ पे लगे होते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। r1 r2 एंड सो ऑन rn। अच्छा, उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्सेस अप्लाई की हैं, तो पहले पार्टिकल पे लेट्स से मैंने कितनी फोर्स अप्लाई की है? F1। सेकेंड पार्टिकल पे कितनी अप्लाई की है? F2 एंड सो ऑन। लास्ट वाले पार्टिकल पे कितनी अप्लाई की है? Fn, राइट। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा?
जो फर्स्ट पार्टिकल होगा उस पे टॉर्क होने वाला है r1 वेक्टर क्रॉस f1 वेक्टर, एग्री। सेकेंड पार्टिकल पे टॉर्क कितना होगा r2 वेक्टर क्रॉस f2 वेक्टर। इसी तरह बढ़ते हुए आगे अगर मैं लास्ट वाले पार्टिकल पे टॉर्क देखूं तो वो कितना होगा rn वेक्टर इनटू। टोटल टॉर्क देखने के लिए सभी को क्या कर देना चाहिए, तो एडिंग all the terms, जब सबको ऐड करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं मैं यहां पे क्योंकि अभी तुम समेशन लगाना सीख रहे हो, ठीक है। τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन τn, सबको ऐड करके क्या बनेगा τi, समेशन ऑफ τi वेयर i गोज फ्रॉम 1 टू n। और इस तरफ क्या हुआ, देखो इधर r1 r2 r3 एंड सो ऑन rn, f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn। तो इधर भी सबका क्रॉस करके क्या आ जाएगा, सबका सम करके क्या आ जाएगा ri क्रॉस वेक्टर्स वेयर i गोज फ्रॉम। कहीं पे कोई मिसमैचिंग तो नहीं है कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ऐसा तो नहीं है। इंडिविजुअली ट्रीट किया सभी पार्टिकल्स, उसके बाद सम अप किया। तो इस टोटल टॉर्क को सिंपली टॉ से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि अगेन किसके बराबर आ गया आर आई क्रॉस एफ के। सो व्हाट डू वी सॉ कि जैसा एक्सप्रेशन एक सिंगल बॉडी के लिए बनता है वैसा ही एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बनता है। बस वहां पे आपको समेशन करने की जरूरत है। इतनी बेसिक चीजें आपको करनी आती हैं या नहीं करनी आती हैं, इसी को लेके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब तुम वहां बैठ के सोचोगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का तो किया ही नहीं, एक बॉडी लेके इंट्रोड्यूस कर दिया था हमें, तो बस बात खत्म हो गई थी। जबकि है इसमें कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं नया किया इसमें। एक उसी बॉडी के ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल पे या ईच एंड एवरी पार्टिकल पे, ईच एंड एवरी पार्ट पे टॉर्क लगा के लास्ट पे सम अप कर दिया, तो समेशन की फॉर्म में बन गया एक्सप्रेशन, राइट। सिंपल थिंग। चलो अच्छा, अगर कंपोनेंट फॉर्म में बनाना हो टॉर्क तो कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज नजर आ रही है तुम्हें यहाँ पे, तीनों ही वेक्टर है, टॉर्क भी, रेडियस वेक्टर भी और फोर्स वेक्टर भी। कंपोनेंट फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में टॉ xi कैप प्लस टॉ y टॉ z। इन द सेम वे जो r वेक्टर है xi कैप yj कैप प्लस z, जो फोर्स है ये क्या बनेगा fxi कैप fyj कैप fz। अल्टीमेटली करना क्या है इनको, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बना के, तो वहां से रेक्टेंगुलर फॉर्म निकल आएगा। लेट्स मेक इट, गिव द हेडिंग टॉर्क इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हालांकि आप उसके लास्ट रिजल्ट कभी याद नहीं रखते, रख पाओ तो अच्छा है, कहीं कंपटीशन में मदद हो जाती है, नहीं तो अगर पूरा भी क्रॉस करना पड़े तो भी कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। बस आपको एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्रेस द टॉर्क इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उसमें ये करके आना है। हाँ जी, करो अपने आप स्टार्ट। सपोज कर लेते हैं कि 3D स्पेस में मुझे तोड़ना है, तो जो टॉर्क वेक्टर है टॉ x i कैप, टॉ y j कैप, टॉ z k कैप, ठीक है। और इधर से r वेक्टर क्या होगा x i कैप, y j कैप, z k कैप, ये चीज आ जाएगी। इन द सेम वे जो फोर्स वेक्टर होगा
तो क्या होगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड। अब अल्टीमेटली आपको टॉर्क की कंपोनेंट फॉर्म बनानी है जो कि आर और एफ की क्रॉस से आता है। तो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करेंगे आई कैप ओके। चलो जिस वे से मैंने आपको आदत डाली हुई है सॉल्व करने की उसी वे से चलता हूं मैं, माइनस को बाद में अंदर ले जाऊंगा, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आई कैप के कोफिशिएंट लिखो, पहले किसके आर के, फिर उसके बाद किसके एफ के। अब आर के क्या क्या है कंपोनेंट्स एक्स वाई और जेड, ठीक है, और एफ के क्या है, यहीं से पता चल जाता है पहले आर है फिर एफ है, तो पहले आर के कंपोनेंट्स आएंगे फिर एफ के कंपोनेंट्स आएंगे। तो एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। तो जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट चल रही होगी सबसे पहले आई कैप के कोएफिशिएंट्स क्या सिखाया है, ये क्या होती हैं किसी भी डिटरमिनेंट में, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट में, और ये 9 के 9 क्या हैं, खत्म, साफ है सब। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द डिटरमिनेंट्स क्या होती हैं, रोज, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम्स, और इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। प्लस 2 में मैथ्स वालों को तो आना है ये सारा, इसके ऊपर पूरा चैप्टर, और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है मैथ्स का, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जिस आई कैप की वैल्यू निकालनी, आई कैप के लिए कोएफिशिएंट निकालना है, तो इसकी रो को भूल जाओ, इस रो में पड़ा है ना फर्स्ट रो में, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट यहां पे पड़ा है, फर्स्ट रो को भूल जाओ फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, क्या बचा। अब मैं डिटेल में जाऊं, y को किससे करना है, माइनस, हो गया। अभी j कैप के कोएफिशिएंट निकालने हैं, तो ये रो भूल जाओ और ये वाला कॉलम भूल जाओ, क्या बचा x और एफ जेड माइनस z इंटू एफ एक्स। अब k कैप के कोएफिशिएंट निकालने हैं, तो इसकी रो को भूल जाओ इसके कॉलम को भूल जाओ, ये 4 बचे। इधर से स्टार्ट करना है हमेशा, x को एफ वाई के साथ माइनस y को, यही बनेगा। एक चीज ध्यान से सोचो, इधर अगर तुम टॉर्क के ये वाली चीजें पुट कर देते हो तो सभी टर्म्स किस में है, प्लस में, एडिशन में है ना, तो अल्टीमेटली तुम्हें दोनों तरफ या तो आई कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, या फिर जे कैप के कंपेयर करने हैं, या फिर के कैप के कंपेयर करने हैं। तो इधर बहुत जरूरी है कि नेगेटिव साइन खत्म हो, इसको अंदर ले जाओ, तो इधर पलट जाएंगी टर्म्स, फिर क्या बनेगा, इधर भी ऐसे करो, लिख ही लो, टॉर्क का वैल्यू पुट कर दो, टॉ एक्स आई कैप, टॉ वाई जे कैप, टॉ जेड के कैप, दैट इज गोइंग टू बी आई कैप दिस टर्म एज इट इज। अच्छा यहाँ पे जे कैप लिखोगे तो पलट जाएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के कैप का के कैप वाली ब्रैकेट भी ऐसे चल नीचे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, करो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो आपके पास कंपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। टॉर्क का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा कंपेयर करने के बाद, बताएगा कोई, दिस इज गोइंग टू बी y एफ जेड माइनस जेड, टॉर्क का y कंपोनेंट कितना आएगा z एफ एक्स, टॉर्क का z कंपोनेंट कितना आएगा
तुम सोचोगे कि मैंने इधर देखे बिना उसको लिखा कैसे, बड़ा आसान था। x, ध्यान से देखना, x y z, अगर x कंपोनेंट लिखना है तो उधर x का कुछ नहीं आएगा, नॉट एट ऑल। y साथ में आएगा fz या इसका उल्टा zfy। इधर y का लिखना था, y के नेक्स्ट टर्म क्या होती है z इंटू fx, उधर उसका उल्टा हो जाएगा। इधर किसका कंपोनेंट लिखना था, z के बाद साइकिल फिर कहां से स्टार्ट होगा, x इंटू वाई माइनस वाई। थोड़ा कोई एनालॉजी तो क्रिएट कर सकते हैं उसको याद रखने की, जैसे साइन कॉस टेन की पंडित बद्री प्रसाद है ना, या फिर वो रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री में तुम याद करते थे, पीरियोडिक टेबल याद करते हो +1 +2 में। तो जैसे निमोनिक्स क्रिएट करते हो याद रखने के, तो थोड़ी सी कुछ यहाँ पे चीज़ है वैसी क्रिएट की जा सकती है कि एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद रहे, ठीक है। नहीं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके तो ऐसा आंसर निकालते हैं, वो वैसे उसकी यूटिलाइजेशन बहुत कम होती है। हम कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, जैसे मैं करवाऊंगा इसके न्यूमेरिकल सेशन में, आर वेक्टर दे रखा होगा, एफ वेक्टर दे रखा होगा, वैसे ही डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करेंगे, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। पर कहीं पे कंपटीशन में सिर्फ एक कंपोनेंट से काम करना हो, या किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ एक आध कंपोनेंट की जरूरत है, तो डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हो गया। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे पास यहाँ पे, वी कॉल इट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स का मतलब यहाँ पे पल नहीं है, रोटेशन से जुड़ा है और टॉर्क से जुड़ा है। यू मे हैव सीन दैट सीसॉ, बीच में से हिंज्ड होता है, दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं तो ये ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। इफ वन गोज डाउन अदर गोज अप, वन गोज डाउन अदर गोज अप, इसी तरह से होता है ये। इफ अनदर गोज डाउन फर्स्ट गोज अप। तो इस तरह ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क्स पैदा होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। किसी भी रोटेशनल मोशन में जितने क्लॉकवाइज टॉर्क्स होते हैं उनका सम, और जितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होते हैं उनका सम, वो आपस में बराबर होते हैं। बट एक शर्त है, वहां पे जो फोर्स है वो वही बॉडीज लगा रही हो जो उनके ऊपर हैंग की गई है, कोई और फोर्स ना लग रही है वहां, ठीक है। इसके अंदर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाता है किसी चीज का। जिस तरह से आप कहते हो कि लीनियर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में होती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले, वैसे ही रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉलो होता है। मेक द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है इसकी, फॉर ए बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के मायने पता है, मतलब याद है उसका, स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हेन डू यू कॉल ए बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आइदर व्हेन इट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, तभी बोलते थे कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रा। इक्वी मतलब बराबर, लिब्रा मतलब वो जो वेइंग मशीन होती है ना, तकड़ी जिसे बोलते हैं। तो ये वही उसी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। इक्विलिब्रियम इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, राइट। तो इसका मतलब होता है टू बैलेंस। यहाँ पे किसके बैलेंस की बात हो रही है, फोर्सेस के बैलेंस की बात हो रही है। तो जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल माने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इक्विलिब्रियम में है तो वो या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब या तो वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ घूम रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है घूमने की। तो अगर किसी बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है
तो उसके ऊपर नेट टॉर्क भी क्या लगना चाहिए? नेट टॉर्क 0 लगने का मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव लेट्स से टॉर्क्स हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में, वैसे तो एंटी में पॉजिटिव होते हैं क्योंकि एंगल आप एंटी ड्रॉ करते हो उसको पॉजिटिव टॉर्क लेते हो, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका टॉर्क क्या लिया जाता है? नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा इन्वॉल्व है ना उसमें। तो सारे क्लॉकवाइज टॉर्क्स और सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए? बराबर, तभी उनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी और तभी बॉडी किस में कहलाएगी? रोटेशनल। अब बात समझ में आ रही है? उससे रिलेट करके पढ़ते हैं। When a body या for a body to be in rotational equilibrium, comma, the sum of clockwise moments का मतलब टॉर्क्स ही है यहाँ पे, the sum of clockwise moments about any point is equal to sum of anti-clockwise moments about that point। कई किताबों में इसकी डेफिनेशन ये भी लिखी होती है, तुम चाहो तो और डाल के लिख सकते हो, नहीं तो सुन लो या समझ लो, however you feel fine। For a body to be in rotational equilibrium, the algebraic sum of all the torques is equal to 0। So both the definition lies। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर मेरे को दिखाना हो तो वही सीसॉ वाली एग्जांपल से दिखा सकता हूँ। If we have kept a plank, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ वेट हैंग कर रखे हैं, इसको बोलते हैं वेज। एक शार्प यू कैन से ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर रॉड को पिवट किया होता है, ठीक है। टॉर्क जनरेट होगा, ये वाला वेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, इसको W1 बोल सकते हैं, वेट इज ऑल्सो फोर्स, तुम इसको F1 भी बोल सकते हो। और इधर जो पर्सन या बच्चा बैठा है उसके लिए F2 आ सकता है कि वो नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से कितनी जनरेट हो रही है, F2। और लेट्स से इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये मिड पॉइंट में है, ठीक है, कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, दिस इज D2। कहाँ तक होता है ये डिस्टेंस? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लग रही है, किधर से? सेंटर पॉइंट से, जहां से पिवट किया गया उसे, O पॉइंट से, राइट। दिस इज A एंड दिस इज B। बाय डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है या क्लॉकवाइज मोमेंट है, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के क्या होगा? बराबर होगा, राइट। अब टॉर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर। अब ये तो इसी पॉइंट के अबाउट घूमना चाहता है ना, इसको इधर वाले से क्या होगा? ये इसका फिक्स पॉइंट है, पिवट पॉइंट, तो इसके लिए टॉर्क कितना होगा? F2 into D2, ठीक है, और इसके लिए कितना होगा? F1 into D1। और ये वर्टिकल डाउनवर्ड लग रही है तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लग रही है तो sin 91 ही हो गया, उसको तो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो क्लॉकवाइज तुम लिख सकते हो F2 D2, इसको लिख सकते हो F1 D1। फायदा है इसका तुम्हें कोई? एक फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर को बहुत फायदा, तुम्हारे लिए तो इससे बस झूला ही बनेगा पार्क में। जब छोटे थे अब तो नहीं, अब तो तोड़ोगे इसको, इसके ऊपर बैठोगे।
कभी अगर तुमने, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दिस, सपोज दैट्स अ फ्लोर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा है, इसको आगे मतलब ऐसे लुढ़का के लेके जाना है, रोल करके। अगर कोई पर्सन इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको पता होगा कि इसको आगे कैसे गिराना है। वो क्या करेगा, एक लॉन्गर स्टिक लेगा, आयरन रॉड, मतलब मजबूत वाली होनी चाहिए, इधर कोई वेज रख के ना इसको यहाँ पे अटका देगा, और फिर इसके ऊपर क्या लगाएगा, तो ये किधर को फोर्स जनरेट करेगा और इसको पलटा देगा। और ये जो वेज की सेटिंग की जाती है ये हमेशा हैवी लोड की तरफ की जाती है, ठीक है। क्यों? उससे उसका कारण क्या है, तुम ये वाली साइड की लेंथ बढ़ा देते हो तो तुम्हें फोर्स भी क्या लगानी पड़ती है, कम लगानी पड़ती है, और उसके बदले में इधर फोर्स बहुत ज्यादा जनरेट होता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? शायद बुक में कुछ हो इसके रिलेटेड, आई कैन सी। शायद इसी प्रिंसिपल पे, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू दीज थिंग्स। हाँ, वो एक मूवी का भी इंसिडेंट है ना, पंजाबी ठीक है, तो वो जो बड़ा गियर होता है उसकी शायद वो पुली या शाफ्ट जो होता है उसको उस हिसाब से रखते हैं। That's the इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को लीवर प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज वैसे तुम्हारे किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, बट जो एक एप्लीकेशन थी कुछ उस तरह का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि अगर किसी भारी चीज को खिसकाना है तो उसके अपोजिट साइड पे जिधर हमें फोर्स लगानी है उसकी आर्म जो है वो लेंथ ही रख देते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि इस साइड का F1 और R1 है और उधर का F2 और R2 है, तो अगर मैं इधर देखूं तो ये रेशो बनेगी ना, एग्री। हमने R2 को क्या रखा है ज्यादा, किससे, इसमें तो कोई झूठ नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है, हमने किया, इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है। दिस पोर्शन इज लॉन्गर देन दिस पोर्शन, इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1 है। अगर R2 ग्रेटर देन R1 है इसका मतलब R2 बाय R1 की रेशो ग्रेटर देन 1 है। अगर इसकी रेशो ग्रेटर देन 1 है और ये फर्दर किसके इक्वल है, इसका मतलब F1 बाय F2 की रेशो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब F1 ग्रेटर देन F2 है। किससे खेला तुमने, तुमने रॉड की लेंथ से खेला, और उससे तुम्हारा बेनिफिट क्या हो गया, तुम्हें इस एज पे फोर्स ज्यादा मिल गई ताकि उस हैवी लोड को तुम खिसका सको। वहां से आती है, कॉमन लाइफ में आती है, जिसका जैसा काम उसके लिए वैसी फिजिक्स, ठीक है। चलो इसके बाद एक मैकेनिकल एडवांटेज के साथ साथ ना किसी और एडवांटेज का मत सोचो। अच्छा, अभी मैं एक देखते हैं क्या क्या थॉट आते हैं तुम्हारे दिमाग में। What is a couple? A pair of something, दो चीजों का कोई एक ग्रुप। यहाँ पे किस कपल की बात हो रही है, मैरिड कपल की, किसकी बात हो रही है, फोर्सेस की बात हो रही है, फिजिक्स है। तो यहाँ पे हम दो ऐसे फोर्सेस के पेयर की बात कर रहे हैं जो एक ही बॉडी पे लगती हैं और इक्वल और ऑपोजिट होती हैं। What do you mean by a couple of a force? Write down. A pair of equal and opposite forces. A pair of equal and opposite forces
acting on a body forms a couple of force. यूज करते हो तुम इसे अपनी डेली लाइफ में? एग्जाम्पल, कार ड्राइव करते वक्त, दही से मक्खन निकालते वक्त, टैप खोलते वक्त, ठीक है, बॉटल का ढक्कन खोलते वक्त, ये सारी सिचुएशंस में तुम दो फोर्सेस लगाते हो। अगर एक हाथ आगे को जा रहा है तो दूसरा अल्टीमेटली किधर को आ रहा है। अगर एक यहाँ पे थंब और ये, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल, व्हाई डू वी यूज टू फिंगर्स और थंब एंड अ फिंगर टू ओपन द बॉटल? तुम सोचोगे इसका आंसर क्या लेके टेक्निकल लैंग्वेज में। इट इज डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज द कैप ऑफ ए बॉटल विद वन फिंगर, क्योंकि उससे कपल जनरेट नहीं होगा। कपल आगे क्या जनरेट करता है? टॉर्क, जिसकी वजह से चीजें गोल घूमने लगती हैं। ठीक है, गेम्स में इस्तेमाल होता है ये कपल का कॉन्सेप्ट, डेली लाइफ में हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। सो एग्जांपल में तुम लिख सकते हो अगली लाइन में, ए कपल ऑफ फोर्स इज यूज्ड while steering a bicycle और एक कार। बाइसाइकिल और कार का जो स्टीयरिंग होता है उसमें हम यूज करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ए टैप, उसमें यूज करते हैं। क्या कोई कपल जो है, कपल ऑफ फोर्स, क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन पैदा कर सकता है? हैव यू एवर सीन अ सिचुएशन जहां पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, अबाउट का मतलब है इधर उधर, और वो लीनियर मोशन पैदा कर रही हो? नेवर। जो कपल ऑफ फोर्स होता है ये हमेशा कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल मोशन। सो यू कैन गिव अ नोट या स्टार डाल के कोई पॉइंट लिख सकते हो। A couple has only turning effect. A couple has only turning effect. What do you mean by movement of couple? कपल का रोटेशनल इफेक्ट, कितना वो रोटेशनल मोशन कॉज कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ कपल कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग the moment of two forces, moment of two forces about any point and then THEN and then adding them up. क्या बताया मैंने कि कोई बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी है, ठीक है, एक फोर्स तुमने इसके ऊपर यहां पे लगाई, एक फोर्स इस तरफ लगा, और मैं यहाँ पे F1 F2 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कपल की डेफिनेशन के अंदर कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं। तो F1 F2 तो तब लेगा ना अगर अलग मैग्नीट्यूड होता है, सेम मैग्नीट्यूड है। अच्छा, ये इनका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझते हो? जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही होती है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। जब मैं ये ओपन या क्लोज कर रहा था तो ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन था। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है।
उनके बीच में ये डिस्टेंस लेना है। अब जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ कपल है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम वो फिक्स पॉइंट यहां पे ले रहे हो या तुम ये फिक्स पॉइंट यहां पे ले रहे हो मिड में या फिक्स पॉइंट यहां पे ले रहे हो। जो मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो एग्जाम में प्रूव करना यही आता है। अगर कहीं पे 1 या 2 मार्क्स में कोई छोटा क्वेश्चन डालना हो तो ये डाला जाता है कि प्रूव दैट द मोमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट चूजन। ठीक है, वो तो इसलिए मिड में लगा देते हैं अक्सर, वो टैप की बात करूं या स्टीयरिंग की बात करूं, कि ऐसा ना हो कि एक आर्म को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और दूसरी आर्म को कम काम करना पड़ रहा है, या इन दोनों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है इसको कम काम करना पड़ रहा है। वो इक्वल वर्क करना पड़े, कोई एक पर्टिकुलर मसल आपका जल्दी ना थके, सबके ऊपर डिवीजन ऑफ लेबर हो, तो एग्जैक्टली मिड में ले लेते हैं। अदरवाइज जो टोटल इफेक्ट देखोगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। इंडिविजुअल फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। कॉस अगर ये मिड में नहीं होगा, जिसके नियर होगा उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो दूर है उसको कम काम करना पड़ेगा। बट अगर मिड में ले लें तो दोनों को इक्वल काम करना पड़ेगा। तो यूजुअली तुम्हारी लाइफ में जब तुम ये मोमेंट ऑफ कपल वाली सिचुएशंस देखते हो, तो चाहे वो टैप की टी की बात करें, चाहे स्टीयरिंग की बात करें, जो रॉड होती है फिक्स रॉड जिसके अबाउट इसको घुमाते हो, हमेशा मिडल में ली जाती है ताकि दोनों साइड के मसल्स को इक्वल वर्क करना पड़े। अदरवाइज इसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। टर्निंग इफेक्ट सभी सिचुएशंस में उस बॉडी के अंदर सेम कॉज होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं इस चीज को दिखाने के लिए कि ये इंडिपेंडेंट होता है, मैं रेफरेंस पॉइंट यहां पे ले लेता हूं। लेट्स कॉल द रेफरेंस पॉइंट एज O। जो F फोर्स है इधर नीचे को लग रही है, A पॉइंट पे लग रही है, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया उसका, और ये D पे लग रही है। सो इफ आई कॉल दिस डिस्टेंस D1 एंड दिस डिस्टेंस D2, या ऐसा करते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, टोटल डिस्टेंस एक बार D ले लेते हैं। द रीजन इज कि मैंने डिस्टेंस को OA और OB से डिनोट कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल की बात करूं तो बाय डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि कैसे निकालना है उसको। कह रहा है कि हर एक फोर्स का मोमेंट ले। अब इस फोर्स का मोमेंट कितना आएगा, F इंटू दिस डिस्टेंस, इसका मोमेंट हो गया। मोमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, उसका रोटेशनल इफेक्ट। वो कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो ये जो नीचे वाली फोर्स है इसका मोमेंट कैसे निकालोगे, ये फोर्स और इसका O पॉइंट से डिस्टेंस। O पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, AO या OA, व्हाटएवर यू विश टू राइट, प्लस एडिंग देम अप भी कहा था स्टार्टिंग में डेफिनेशन में। दूसरी फोर्स कौन सी है, ये ऊपर वाली है। इसका मोमेंट कैसे निकालोगे, ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना, OB। अल्टीमेटली F कॉमन आ जाएगा, you will add AO and OB which again becomes AB, जो कि कितना आ जाएगा, F इंटू। तो अब अगर इस पॉइंट को खिसका के मैं कहीं और भी ले लेता तो अल्टीमेटली तो दोनों को प्लस होके क्या बनाना था, AB बनाना था। तो मोमेंट ऑफ कपल जो होता है या कपल का एक असर होता है किसी बॉडी पे, वो उतना ही रहता है चाहे आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले। इतनी छोटी सी बात प्रूव करने के लिए, ठीक है। नीचे इसके नोट बना दोगे, क्या लिखोगे, द मोमेंट ऑफ कपल is independent of the point of rotation और अब मैं अगेन जाता हूं 6th क्लास में, साइंस। लीवर की टाइप्स पढ़ी थी तुम लोगों ने, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर्स, लोअर फल्क्रम एंड एफर्ट इफेक्ट। तो इस पॉइंट को तुम फल्क्रम बोलते हो। 6th क्लास की साइंस में है, इवन 6th या 5th, इन दोनों क्लासेस में, एक क्लास में नहीं, यही बुक्स आर स्टिल सेम।
इवन मुझे भी नहीं याद रहता था। आपके पास 3 तरह के होते हैं। एक तो वो जो सुबह मतलब सफाई वाले आते हैं ना, उनके पास एक ट्रॉली सी होती है जिसके मिडल में एक सपोर्ट लगी होती है, या तुम वो उसकी वायर कटर या प्लास बोलते हैं उसे, उसकी बात करो, बीच में फिक्स पॉइंट होता है, या कैंची होती है उसका फिक्स पॉइंट होता है। एक में अगर किसी और टूल की बात करें, अब दिमाग में नहीं आ रहा, 3 टाइप की कैटेगरीज होते हैं हमारे पास टूल्स की। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ी हैं लोअर क्लासेस में। इवन आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली, बट मुझे ये पता है कि 3 टाइप के होते थे। और किसी भी टूल में 3 पॉइंट होते हैं। एक वहां पे जहां पे हम एफर्ट लगाते हैं, जैसे क्लास है उसके एज पे आप एफर्ट लगाते हो। एक बीच का जो फिक्स पॉइंट होता है उसको फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा जहां पे इफेक्ट नजर आता है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं किसी भी लीवर के। किसी में कौन कहीं लाई कर रहा था, कौन कहीं लाई कर रहा था, ढूंढना इसको जाके। लीवर प्रिंसिपल, तो वहीं से ये आया था लीवर प्रिंसिपल, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को फलक्रम भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ रोटेशन और फलक्रम। What's the time? 3 हो गए। 2 3 2 Okay, that's all for today. Thank you.